हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका हमारे नए वीडियो में। आप हमारे चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको कई सारे वीडियो मिलेंगे। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे तो आपको यहाँ पे साइंस के डेडिकेटेड टॉपिक वाइज वीडियोस मिलेंगे। जैसे कि हमारा लेटेस्ट वीडियो है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इससे पहले वाला वीडियो इलेक्ट्रिसिटी का वन शॉट। ऐसे बहुत सारे वन शॉट वीडियो मिलेंगे। इसके अलावा मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस साइंस के जो डायरेक्ट आपके मॉक में भी फंसेंगे और रियल एग्जाम्स में भी फंसेंगे। इसके अलावा हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम ग्रुप पे हम मैथ्स के पीडीएफ भी डालते हैं और साथ ही हमारे करंट अफेयर्स की जो डेडिकेटेड सीरीज़ है उसको भी आप देखें। पेपर में आपको बहुत सारा फ़ायदा इसका मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो साइंस के वन लाइनर पार्ट 2 है। पार्ट 1 जो था आप लोगों ने देखा होगा, आई होप आपको अच्छा लगेगा। और सेकेंड पार्ट भी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें हम सिर्फ सिंगल लाइन के अंदर कंसेप्ट को जानते हैं, ऐसा कंसेप्ट जिसको पढ़ने के लिए आपको पूरा चैप्टर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली चीज़ हमको समझनी है क्या डेंसिटी क्या होती है। डेंसिटी का मतलब होता है घनत्व। तो घनत्व क्या होता है? यह रेशो होता है, यह अनुपात होता है किसका? मास बटे वॉल्यूम। यानी मेरे पास कोई चीज़ है, उसका जो वजन है मास वो रखेंगे ऊपर, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम मतलब उसका आयतन। इसकी यूनिट क्या होती है? तो इसकी इकाई जो होती है वो होती है केजी मास की, वॉल्यूम की होती है मीटर क्यूब, तो डेंसिटी की होती है केजी पर मीटर क्यूब। ठीक है। डेंसिटी को डिनोट करने का तरीका क्या होता है? रोहो बोलते हैं डेंसिटी को, रोहो। ये पी जैसा दिख रहा है ना, इसको बोलते हैं रोहो। अब इससे जुड़ा हुआ एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये पेपर में आ सकता है। अभी तक आया नहीं है बट आ सकता है। बोला गया है कि कुछ सामान दे रखा है हमको, जैसे कि एयर, एग्जॉस्ट की जो गैस निकलती है वो चिमनी से, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन और आयरन। हमें इसको इंक्रीजिंग डेंसिटी के क्रम में जमाना है, मतलब बढ़ते हुए क्रम में जमाना है। किसके? उसमें द्रव्यमान ये कहाँ गया, ये रहा। बढ़ते घनत्व के क्रम में हमको इनको जमाते जाना है। तो देखो, जो हल्का सामान रहता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? कम। और जैसे जैसे सामान भारी होने लगता है उसकी डेंसिटी क्या होती है? ज़्यादा। ठीक है। तो मैं एक एक करके नंबर लिखते जाता हूँ, अपने को नंबरिंग समझनी कि नंबरिंग क्या है। ठीक है। तो देखो, सबसे कम घनत्व जो होता है वो एयर का होता है, नंबर 1 पे एयर। उससे ज़्यादा घना या उससे ज़्यादा डेंस, ठीक है, उससे ज़्यादा डेंस जो होता है वो चिमनी की हवा होती है, एग्जॉस्ट की चिमनी एग्जॉस्ट से निकलने वाली गैस है, वो होती है नंबर 2 पे। इससे ज़्यादा घनी जो रहती है वो क्या रहता है? हमारा कॉटन। कॉटन देखा होगा, है ना, फैला हुआ रहता है एकदम। कॉटन नंबर 3 पे। इसके बाद अगर हम डेंसिटी के क्रम में जमाएंगे तो हमारा जो प्लेन पानी होता है, प्लेन वाटर होता है, उसको चौथे नंबर पर रखेंगे। इसकी डेंसिटी थोड़ी और ज़्यादा होती है। वाटर से भी गाढ़ा क्या रहता है? शहद यानी हनी, इसको हम 5वें नंबर पर रखेंगे बढ़ते क्रम में। इसके बाद हनी से भी गाढ़ा यानी सख्त क्या हो सकता है? तो देखो चौक दिख रहा है 6वें नंबर पे। और चौक से भी ज़्यादा घनत्व या डेंस क्या होता है? आयरन। यानी सबसे ज़्यादा डेंस कौन है? आयरन है। सबसे कम डेंस कौन है? एयर है। तो हमको क्रम में जमाना था। ये एनसीईआरटी क्लास 9th का एग्जाम्पल है। ठीक है। एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं, जो एग्जाम्पल वगैरह रहते हैं वो एज इट इज़ पेपर में छपते हैं। चलिए अगला पॉइंट। अगला पॉइंट भी एक एक्सपेरिमेंट ही है कि जब एक सॉलिड, व्हेन अ सॉलिड मेल्ट, जब कोई ठोस पिघलता है, इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम, सो वेयर डज द हीट एनर्जी गो। बोला गया है कि कोई ठोस है, मान लो बर्फ है, जब एक बर्फ पिघलेगी तो उसका जो तापमान रहता है वो तापमान नहीं बदलता। भले ही बर्फ पिघल रही है लेकिन तापमान नहीं बदलता। तो कहा जा रहा है कि उसकी हीट एनर्जी जिससे वो पिघली वो कहाँ गई? हिंदी में बोला जाए कि जब कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान समान रहता है, तो जो पिघला है वो ऊर्जा कहाँ जाती है? ठीक है। तो पहले हमें समझना पड़ेगा कि पिघलने का मतलब क्या होता है। तो देखो, पिघलने का मतलब होता है, इंग्लिश में कहते हैं मेल्टिंग, हिंदी में कहते हैं गलनांक। इसका मतलब क्या होता है? जब कोई सॉलिड मेल्ट होता है या पिघलता है, इससे क्या पता चलता है? इट इज़ एन इंडिकेशन ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन इट्स पार्टिकल। यानी सीधे शब्दों में समझे, मान लो ये पार्टिकल एक है, ये पार्टिकल एक है और ये पार्टिकल एक है। जब ये ठोस है तो ये पार्टिकल एक दूसरे को आकर्षित कर रहे हैं, जुड़े हुए हैं। ठीक है। जैसे ही हम इसके ऊपर थोड़ी सी हीट देंगे तो ये आकर्षण के जो ये बल है, ठीक है, ये इसको क्या लगता है? तोड़ने लगता है। ठीक है। तो ये पार्टिकल जैसे टूटेंगे तो ये पार्टिकल क्या हो जाएंगे? दूर दूर हो जाएंगे। तो सॉलिड क्या बन जाएगा? हमारा लिक्विड बन जाएगा। ठीक है। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या बताता है? जिसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है उसके ऊपर जो स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स है, यानी उसके जो कण हैं उनके बीच में अट्रैक्शन का फोर्स है, आकर्षण का बल है, वो ज़्यादा रहेगा। और जिसमें जितना ज़्यादा बल रहेगा वो उतना ही ज़्यादा एक दूसरे से जुड़ा हुआ रहेगा, इसीलिए उसका मेल्टिंग पॉइंट यानी गलनांक बिंदु ज़्यादा रहेगा।
तो क्वेश्चन ये नहीं था, क्वेश्चन ये था कि जब भी कोई ठोस पिघलता है तो उसका तापमान नहीं बदलता है, क्यों? तो देखो समझो, ये है हमारी बर्फ, ये है हमारी बर्फ। मान लीजिए बर्फ कितने डिग्री पे, -10 डिग्री पे। इसको अगर मैं हीट करूँगा, इसको मैं हीट करूँगा तो पहले ये हीट होते होते ये अभी भी बर्फ ही रहेगी, लेकिन अब 0 डिग्री पे आ गई है। तो देखो क्या हो रहा है, इसका टेम्परेचर क्या हो रहा है, बदल गया, टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ठीक है। लेकिन इसकी जो अवस्था है, अवस्था यानी फेज चेंज नहीं हो रहा, फेज चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसी ऊष्मा या ऐसी हीट जब इसका टेम्परेचर चेंज हो लेकिन अवस्था या फेज चेंज ना हो, इसको हम कहते हैं सेंसिबल हीट। क्या कहते हैं हम इसको? सेंसिबल हीट। सेंसिबल हीट का मतलब होता है जिसको हम सेंस कर सकते हैं या नाप सकते हैं। क्या कर सकते हैं? नाप सकते हैं। तो पहली बात तो ये समझ में। फिर आगे बढ़ेंगे, इसी को अगर हम और हीट करेंगे, इस आइस को हमने फिर हीट किया तो ये आइस अब क्या बन जाएगी? वाटर में कन्वर्ट हो जाएगी, पानी में कन्वर्ट हो जाएगी, लेकिन तापमान अब 0 डिग्री रहेगा। यहाँ से क्या बात पता चली? यहाँ से ये बात पता चली, हीट हमने फिर भी दी है, हीट अभी भी दी है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है? टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अवस्था बदल गई, फेज चेंज हो गया है, अवस्था चेंज हो गई है। तो ऐसी ऊष्मा जहाँ पे क्या हो रही है? अवस्था चेंज हो रही है लेकिन तापमान नहीं बदल रहा है, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं इसको? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट को हिंदी में क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। गुप्त ऊष्मा मतलब यह ऊष्मा इतनी कम होती है कि इसको आइस को वाटर में बदल दिया, बर्फ को पानी में बदल दिया, लेकिन तापमान नहीं बढ़ा पाई, ठीक है, तापमान नहीं बदल पाई। तो ऐसी ऊष्मा को क्या बोलते हैं? गुप्त ऊष्मा। तो हमारा आंसर क्या है कि जब एक सॉलिड मेल्ट होता है, उसका टेम्परेचर नहीं बदलता है, लेकिन फिर भी उसकी अवस्था बदल रही है, तो वो हीट गई कहाँ? तो वो हीट कहाँ चले गई? वो गुप्त ऊष्मा में चले गई। कहाँ चले गई? बॉन्ड तोड़ने में चले गई, बॉन्ड ब्रेक करने में वो हीट चली गई, ठीक है। तो इसका आंसर क्या रहेगा? बॉन्ड तोड़ने में हीट चली गई, ठीक है। अब इससे जुड़ा हुआ एक फैक्ट समझते हैं कि मान लो हमारा ये बर्फ है, ठीक है। बर्फ को जब हम हीट करेंगे तो वो पिघलेगा, पिघलने को हम क्या बोलते हैं? मेल्टिंग, यानी गलना, ठीक है। तो ये क्या बन गया? पानी बन गया। अगर पानी को हम ऊष्मा निकाल लेंगे तो वो क्या हो जाएगा? जम जाएगा, यानी फ्रीज हो जाएगा, ठीक है। ये बात तो समझ में आई। अगला, मान लीजिए फिर से कोई सॉलिड है, इस सॉलिड को हमने सीधे क्या बना दिया? गैस बना दिया। सॉलिड से सीधे गैस बन जाए तो उस क्रिया को बोलते हैं सब्लिमेशन। क्या कहते हैं? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब क्या होता है? सॉलिड से सीधे गैस बन जाना, बीच में लिक्विड ना आना। मतलब ये सॉलिड था, इससे सीधे क्या बन गई? गैस बन गई, लिक्विड नहीं बनी, ठोस से सीधे गैस बन गई। और ये किस किस चीज़ों में देखा जाता है? तो ये कपूर जो होता है, कपूर को हम लोग बोलते हैं कैम्फर, इंग्लिश में बोलते हैं कैम्फर, हिंदी में बोलते हैं कपूर। कपूर जो होता है उसके अंदर ये सब्लिमेशन की क्रिया देखी जाती है। इसके अलावा CO2 यानी ड्राई आइस, CO2 को ड्राई आइस भी बोलते हैं, इस ड्राई आइस के अंदर भी ये क्रिया देखी जाती है। इसके अलावा और कहाँ देखी जाती है? तो अमोनियम क्लोराइड नाम का एक तत्व होता है, यानी केमिकल होता है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है। ये NCERT के एग्जाम्पल है, पेपर में आएंगे। तो सॉलिड जब सीधे गैस में बदल जाए इसको कहते हैं सब्लिमेशन। अगर गैस सीधे सॉलिड में बदल जाए इसको बोलते हैं डिपोजिशन। क्या बोलते हैं इसको? डिपोजिशन। इसको इंग्लिश में याद रखना, डिपोजिशन बोलते हैं, ठीक है। अगला, अगर हमारा लिक्विड सीधे गैस बन जाए तो उसको बोलते हैं इवेपोरेशन, यानी वाष्पीकृत होना, ठीक है। और उसी तरह अगर गैस फिर से लिक्विड में बदल जाए तो उसको बोलते हैं कंडेंसेशन, ठीक है। वो कंडेंस हो जाती है, ठीक है, जम जाती है। इसी को अगर हिंदी में यहाँ देखें तो ये आपको ऑप्शन में दे रखा है कि अगर ठोस द्रव्य में बन जाए तो उसको क्या बोलते हैं? ठोस हमारा अगर द्रव्य में बन जाए तो उसको बोलेंगे संगलन। अगर द्रव्य हमारा ठोस में परिवर्तित हो उसको बोलते हैं जमना। अगर हमारा ठोस सीधे गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको बोलते हैं ऊर्ध्वपर्तन, ठीक है। और गैस हमारा ठोस में बदल जाए तो उसको बोलते हैं निक्षेपण। उसी प्रकार जो द्रव्य है हमारा वो गैस में परिवर्तित हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं? वाष्पीकरण। और अगर हमारी गैस द्रव्य में कन्वर्ट हो जाए तो उसको बोलते हैं संघनन, ठीक है। तो ये हिंदी के टर्म है, ज़्यादा अच्छा होगा आप इंग्लिश के टर्म याद कर लीजिए, पेपर में आप हिंदी वाले जो है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं, ज़्यादा ईजी पड़ेगा, ठीक है। चलिए अब अगले पॉइंट पे चलते हैं। अगला पॉइंट भी है क्लास 9 की NCERT से जुड़ा हुआ पॉइंट, कि मान लो कोई तापमान दे रखा है आपको डिग्री सेल्सियस, इसको बोलते हैं डिग्री सेल्सियस तापमान होता है। इसको हमको कन्वर्ट करना है डिग्री केल्विन में। केल्विन भी एक स्केल होती है, नापने की स्केल होती है तापमान को, ठीक है।
तो अगर मान लीजिए ये 25 डिग्री दे रखा है, 25 डिग्री को मेरे को केल्विन में बदलना है। काय में बदलना है? केल्विन में बदलना है। तो मुझे कुछ नहीं करना है, इसमें क्या करना रहेगा? प्लस 273 प्लस करना रहेगा। क्या करना रहेगा? प्लस 273। तो 25 प्लस 273 जो करेंगे वो हमारा केल्विन में आंसर हो जाएगा। उसी प्रकार अगर मुझे केल्विन से डिग्री सेल्सियस में जाना है तो मैं क्या करूँगा? -273 करूँगा, तो वो काय में कन्वर्ट हो जाएगा? डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये भी ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट वन लाइनर है। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट वन लाइनर में आता है वो है हमारा एलॉय। एलॉय का मतलब क्या होता है? मिश्र धातु है। मिश्र धातु का मतलब क्या होता है? हमारी कोई भी एक धातु जो रहती है उसका गुण इतना अच्छा नहीं हो पाता है कि हम उसका उपयोग कर पाए। ठीक है, तो किसी का गुण को अगर निखारना है, किसी के हमको प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करना है, प्रॉपर्टीज को इम्प्रूव करने के लिए, प्रॉपर्टीज इम्प्रूव करने के लिए एलॉय यानी मिश्र धातु बनाई जाती है, यानी अलग अलग धातुओं को मिक्स किया जाता है। अब इसमें होता क्या है? तो देखो, इसकी डेफिनेशन भी आई है पेपर में रेलवे के। एलॉय क्या होते हैं? आर मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल, या तो 2 से ज़्यादा मेटल हो सकते हैं, या फिर कोई एक मेटल होगा या एक नॉन मेटल होगा, है ना। या तो धातु और अन्य धातु को मिला सकते हैं, या धातु या अधातु को मिला सकते हैं। और जैसे ही वो एलॉय बन जाएगा, वो एलॉय एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब होता है आप गला के, जला के, तोड़ के, फोड़ के कैसे भी उसको अलग नहीं कर सकते एक बार अगर एलॉय बन गया तो। ठीक है, उसको फिर केमिकल क्रिया के द्वारा ही अलग कर सकते हैं, फिजिकल क्रिया के द्वारा अलग, भौतिक क्रिया के द्वारा अलग नहीं कर सकते। ठीक है, तो एलॉय क्या है? एक प्रकार का मिक्सचर है। मिक्सचर यानी मिश्रण है। क्यों? क्योंकि उसकी जो खूबियां हैं, उसकी जो प्रॉपर्टी है, वो उसको बनाने वाले जो लोग हैं उनके द्वारा ही मिली हुई रहती है। ठीक है, और इसका वेरिएबल कंपोजिशन होता है। वेरिएबल कंपोजिशन का मतलब होता है मिश्र रूप होता है। मिश्र रूप मतलब इसमें जितने लोग जुड़े हुए हैं उन सबका थोड़ा थोड़ा रूप रहता है इसके अंदर। ठीक है, ये अपने घटकों के गुण को दर्शाती है तथा इसकी संरचना परिवर्तनशील हो सकती है। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल जो है उसको बोलते हैं ब्रास। जो ब्रास होता है हमारा, ब्रास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पीतल बोलते हैं। ब्रास को हम लोग हिंदी में क्या बोलते हैं? पीतल। ब्रास को हम लोग क्या बोलते हैं? पीतल। पूछा गया है पेपर में, पीतल में 30% क्या होता है? जिंक होता है, 70% कॉपर होता है। इसको याद रखना है। पीतल में 30% जस्ता और 70% क्या होता है? तांबा होता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना है बहुत ही ज़्यादा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसके अलावा अगला पॉइंट जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है, मान लो हमने, एक होता है सोल्यूट, एक होता है सॉल्वेंट। जब सोल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं तो बनता है सोल्यूशन। सोल्यूशन का मतलब होता है घोल। सोल्यूट का मतलब होता है जिसको मिलाया जा रहा है, जिसको मिलाया जा रहा है। और सॉल्वेंट का मतलब होता है किस में मिलाया जा रहा है, किस में मिलाया जा रहा है। ठीक है, तो जो सॉल्यूट होता है वो किसको मिलाया जा रहा है, और सॉल्वेंट का मतलब होता है किस में मिलाया जा रहा है, और दोनों मिलके क्या बनाते हैं? घोल। जैसे कि हम लोग मिलाते हैं शुगर में को किस में मिलाते हैं? पानी में मिलाते हैं, यानी वाटर में मिलाते हैं, तो हमको क्या मिलता है? शुगर सॉल्यूशन मिलता है। क्या मिलता है हमको? शुगर सॉल्यूशन मिलता है। तो अब क्या होता है, हमने 1 चम्मच शक्कर डाली, हमने 2 चम्मच शक्कर डाली, हमने 3 चम्मच शक्कर डाली, हमने जितने भी चम्मच शक्कर डाली, तो उससे क्या होता है? उसकी कॉन्सेंट्रेशन बढ़ती है। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब होता है सांद्रता। हिंदी में इसको कहेंगे विलयन की सांद्रता। तो विलयन की सांद्रता यानी कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन को दिखाने के 3 तरीके होते हैं। पहला तरीका होता है वेट परसेंट के हिसाब से। वेट परसेंट के हिसाब से मतलब द्रव्यमान के हिसाब से। तो देखो, जो हमने मिलाया है सोल्यूट, उसको रखेंगे ऊपर, वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय टोटल जो सोल्यूशन है वो कितना है, इनटू 100। मान लो मैंने 10 ग्राम शक्कर, 10 ग्राम शुगर, ठीक है, 90 ग्राम पानी में मिलाई, 90 ग्राम पानी में मिलाई, तो मुझे वेट परसेंटेज कैसे निकालूंगा? तो वेट परसेंटेज निकालने का तरीका है, शुगर हमारा क्या है? सोल्यूट है, उसको रखा ऊपर, डिवाइडेड बाय टोटल सोल्यूशन कितना मिलाने के बाद, तो 90 और 10 कितना हो गया? 100, इनटू परसेंटेज बदलना है इसलिए कितना हो जाएगा? 10%। तो हमारा वेट परसेंटेज ऐसे निकलता है कि वेट ऑफ सोल्यूट ऊपर, नीचे वेट ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। अगला जो होता है वो निकालने का तरीका है वॉल्यूम परसेंटेज। हम वॉल्यूम के आधार पे यानी आयतन के आधार पे भी बता सकते हैं। किसके आधार पे? आयतन।
आयतन के आधार पे बता सकते हैं। तो आयतन में कैसे रखेंगे, कुछ नहीं, ऊपर आएगा सॉल्यूट, नीचे आएगा सॉल्यूशन, ऊपर आएगा आयतन, नीचे भी आएगा आयतन, दोनों का आयतन को रख देंगे तो वॉल्यूम परसेंटेज निकलेगा। अगला जो तरीका होता है वो होता है वेट बाय वॉल्यूम परसेंटेज, यानी द्रव्यमान बटे आयतन परसेंटेज। तो ऊपर क्या आ जाएगा, वेट आ जाएगा, नीचे आ जाएगा वॉल्यूम, ऊपर फिर से सॉल्यूट लिख दो, नीचे लिख दो सॉल्यूशन। सॉल्यूट मतलब जो मिलाया जा रहा है, सॉल्यूशन का मतलब जिसके अंदर मिला रहे हैं, और इनटू क्या कर देंगे 100। यह 3 तरीके होते हैं जो हमको ध्यान रखने हैं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में ये आ सकता है। ठीक है, अगला जो हमारा स्टेटमेंट है वो है एक एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ। ये भी क्लास 9 की NCERT का ही एक्सपेरिमेंट है कि हम लोग जो हमारा दूध होता है उससे मलाई कैसे अलग कर सकते हैं। दूध से मलाई को अलग करना है, हाउ कैन वी सेपरेट क्रीम फ्रॉम मिल्क। ठीक है, तो हिंदी में तो हम उसको बोलते हैं मक्खन मथना। मक्खन जो मथते हैं ना, मक्खन मथना, मक्खन कैसे मथते हैं, तो ये हमारा ऐसा बर्तन रहता है, इसके अंदर हम क्या रहते हैं, जो मान लो दूध या कुछ है ना, या हमारा कुछ भी मतलब एक तत्व है। अब इसको क्या करते हैं, हम इसको मिक्सर की सहायता से इसको हिलाते हैं, इसको घुमाते हैं। तो घुमाने से क्या होता है, जो मलाई ये रहती है, ठीक है, मलाई या जो हल्की चीज़ रहती है वो हल्की चीज़ ऊपर आ जाती है, और जो बचा हुआ भारी भारी पानी है वो नीचे बैठ जाता है। तो ऊपर जाती है लाइट चीज़, यानी हल्की वस्तु ऊपर चले जाती है, और भारी वस्तु यानी हैवी वस्तु नीचे रह जाती है। तो हम लोग दूध में से जो मलाई होती है वो इस प्रकार निकाल सकते हैं। तो वही एक्सपेरिमेंट ये कह रहा है, इसको इंग्लिश में बताना है या हमारे साइंटिफिक टर्म में बताना है कि हम दूध में से क्रीम को कैसे अलग कर सकते हैं। तो ये जो तरीका होता है इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। हिंदी में भी इसको क्या कहेंगे, सेंट्रीफ्यूगेशन। इसमें क्या करते हैं, हम हमारे जो दूध है इसको घुमाते हैं तेजी से, जिससे क्या होता है, जो क्रीम रहती है, क्रीम का मतलब मलाई, मलाई रहती है हल्की, वो चले जाती है ऊपर, और जो भारी दूध रहता है, जो पानी रहता है, वो नीचे बैठ जाता है। ठीक है, तो जो लाइटर क्रीम है वो ऊपर रह जाती है और हेवियर मिल्क नीचे रह जाता है। पहला तरीका तो इसको बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। ठीक है, इसमें उच्च गति से घुमाते हैं। इसके द्वारा एक और तरीका क्या है, गुरुत्वाकर्षण बल का इस्तेमाल करना, गुरुत्वाकर्षण पृथक्कीकरण या फिर ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ये थोड़ा स्लो होता है, ध्यान रखना। ग्रेविटी सेपरेशन क्या होता है, उसको ऐसा का ऐसा छोड़ दो, दूध नीचे बैठ जाएगा अपने आप, और हमारा जो क्रीम है वो ऊपर ऊपर तैरने लगेगी। ठीक है, ये कब करते हैं, जब ठंडे इलाकों में, ठंडे प्लेस पे करते हैं। ठीक है, तो ऐसा होता है, ये देखो इस प्रकार मथ के निकाला जाता है। ठीक है, तो ये साइंस का एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन था। अगला एक्सपेरिमेंट से जुड़ा हुआ क्वेश्चन है कि मान लो हमने एक मिश्रण बनाया है ऑफ 2 इममिसिबल लिक्विड, यानी 2 ऐसे लिक्विड हैं जो एक दूसरे के साथ मिले हुए हैं लेकिन वो घुल नहीं रहे एक दूसरे में। जैसे कि ऑयल और पानी को अगर मिलाएंगे, है ना, ऑयल और वाटर को मिलाएंगे तो वो एक दूसरे में घुलेंगे नहीं, लेकिन हमको इनको अलग करना है। ठीक है, तो हिंदी में क्या बोलेंगे, हम 2 अमिश्रणीय द्रव्यों के मिश्रण को कैसे अलग कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको जो तरीका होता है, इस तरीके का नाम क्या है, सेपरेटिंग फनल बोलते हैं। इस तरीके को क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। पेपर में पूछेगा सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल किस में किया जाता है, तो 2 ऐसे घोल जो एक दूसरे से मिल नहीं सकते वो कैसे हैं, तो वो अमिश्रणीय है या फिर वो इममिसिबल लिक्विड है। तो उनको अलग अलग करने के लिए हम लोग सेपरेटिंग फनल का इस्तेमाल करते हैं। सेपरेटिंग फनल को हिंदी में क्या कहा जाता है, इसको पृथक्कीकरण फनल भी कहते हैं। इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं, सेपरेटिंग फनल। इसको क्या कहते हैं इंग्लिश में, सेपरेटिंग फनल भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। ठीक है, और एक और बात, ये अलग कैसे होता है, तो इसको अलग करने की जो क्रिया है वो किस क्रिया के ऊपर बेस्ड है, तो वो डेंसिटी यानी इसके घनत्व के आधार पे बेस है। मतलब जो भारी घनत्व वाली चीज़ रहेगी, मान लो ये ऊपर एक्सपेरिमेंट में केरोसिन और वाटर, ठीक है, तो जो पानी है वो कैसा है, वो हैवी है। पानी कैसा है, हैवी यानी डेंस है। पानी कैसा है, डेंस है। और केरोसिन कैसा है, लीस्ट डेंस, लेस डेंस है। केरोसिन कैसा है, लेस डेंस यानी हल्का है। तो केरोसिन है ऊपर, पानी है नीचे। ठीक है, तो ये डेंसिटी के आधार पर काम करता है सेपरेटिंग फनल। ठीक है, अगला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वन लाइनर है हमारा, वो क्या है, तो देखो एक शब्द होता है जिसको हम बोलते हैं तत्व। तत्व का मतलब इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलिमेंट। तो हमारे अलग अलग प्रकार के एलिमेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोजन, है ना, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, ये क्या होते हैं, हमारे तत्व होते हैं। ठीक है, तत्व का मतलब होता है किसी भी प्रकार के तत्व, इससे छोटा तत्व अलग से नहीं मिल सकता हमें। इसका मतलब ये होता है कि जो अलग से अकेला जो रह सके, ऐसी चीज़ को हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। तो एक वैज्ञानिक हुए थे जिनका नाम था रॉबर्ट बॉयल। क्या नाम था, रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल नाम के वैज्ञानिक ने
एक शब्द दिया था जिसको उन्होंने क्या कहा था, एलिमेंट कहा था। ये फर्स्ट साइंटिस्ट थे जिसने एलिमेंट शब्द यूज़ किया था 1661 में। चाहो तो शब्द याद चाहो तो इनका साल याद रख सकते हो, कभी कभार पूछ लेता है, ना याद हुए तो भी दिक्कत नहीं है, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल ने तत्व शब्द का प्रयोग करने वाले सबसे पहले वैज्ञानिक थे, ठीक है। तो ये इसको ध्यान रखना है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट जो है, एक लेवॉइजर नाम के वैज्ञानिक थे। पूरा नाम याद नहीं रखना, सिर्फ लेवॉइजर याद रखना है और साल भले ही छोड़ दो, ठीक है, साल भले ही छोड़ दो। तो लेवॉइजर नाम के वैज्ञानिक थे, वो एक फ्रेंच केमिस्ट थे, ये भी ध्यान नहीं रखना है, ये भी ध्यान नहीं रखना है, ठीक है। लेवॉइजर नाम के वैज्ञानिक जो थे, इन्होंने क्या किया था, सबसे पहले ये वैज्ञानिक थे जिसने डेफिनेशन ऑफ एलिमेंट दिया था, यानी एलिमेंट की परिभाषा स्थापित की, इसने तथ्य की प्रयोगात्मक रूप से उपयोगी परिभाषा स्थापित की थी। मतलब सबसे पहले डेफिनेशन किसने दी थी एलिमेंट की, तो हमारे लेवॉइजर ने दी थी। ऊपर एलिमेंट का नाम किसने दिया था, रॉबर्ट बॉयल ने। एलिमेंट को डिफाइन किसने किया था, उसकी परिभाषा किसने दी थी, तो लेवॉइजर नाम के वैज्ञानिक ने की थी, ठीक है। इसके अलावा इसी से जुड़ा हुआ एक और पॉइंट है, एक महर्षि कर्नाड हुए हैं, हमारे जो ऋषि थे, कर्नाड ऋषि थे। उनने क्या कहा था कि जैसे जैसे हम किसी तत्व को तोड़ते जाएंगे, किसी पदार्थ यानी मैटर को तोड़ते जाएंगे, तो हमको और छोटे तत्व मिलते जाएंगे। एक समय ऐसा आएगा कि इससे ज़्यादा हम छोटा तोड़ नहीं सकते, ठीक है, स्मॉलेस्ट पार्टिकल तक पहुंच गए, इससे ज़्यादा हम छोटा तोड़ नहीं सकते। वह जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होगा जिसको आगे तोड़ नहीं सकते, उसको परमाणु कहा था। उनने क्या कहा था, परमाणु। महर्षि कर्नाड ने प्रतिपादित किया था कि यदि हम पदार्थ को विभाजित करते रहें तो हमें छोटे छोटे कण प्राप्त होंगे। अंत में एक ऐसी अवस्था आएगी जब हमें ऐसे सूक्ष्मतम कण मिलेंगे जिनका आगे हम विभाजन कर ही नहीं सकते, वो सबसे छोटे कण रहेंगे। इसका उनका नाम, उन्होंने क्या नाम रखा, परमाणु नाम रखा था, ठीक है। इसके अलावा एक और भारतीय दार्शनिक हुए। दार्शनिक का मतलब जो मुंह से बोल देते थे कि हाँ ऐसी चीज़ होती है, लेकिन वैज्ञानिक रूप से प्रूफ नहीं कर पाए, ठीक है। तो एक इंडियन फिलोसोफर हुए हैं, भारतीय दार्शनिक हुए हैं, जिसका नाम क्या था, पकुधा कात्यामा, पकुधा कात्यायना, ठीक है। इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने बोला था कि ये जो पार्टिकल रहते हैं, ये जो कण रहते हैं, यह किसी के साथ मिलजुल कर रहते हैं, कंबाइंड फॉर्म्स में रहते हैं, और इसी से हमको अलग अलग चीज़ें प्राप्त होती है, ठीक है। तो पकुधा कात्यायन ने क्या कहा था कि जो कण होते हैं वो एक संयुक्त रूप में पाए जाते हैं, ठीक है, मतलब किसी के साथ मिलजुल के पाए जाते हैं, कण अकेला पाया नहीं जा सकता, ठीक है। इससे हमको अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के रूप प्राप्त होते हैं। जैसे हमारा कार्बन अलग अलग तत्वों में मौजूद है, वो अकेला नहीं मिलेगा, वो किसी न किसी के साथ मिलेगा, ठीक है। तो ये इन्होंने वैज्ञानिकों ने कहा था, तो ये बात ध्यान रखनी है। अगला जो है इसका एक क्वेश्चन एएलपी जेई और टेक्नीशियन के हर पेपर में देखने को मिला है कि कोई भी हमारा यौगिक बनता है, यौगिक का मतलब कंपाउंड बनता है, तो किस अनुपात में बनता है, तो हमको उसके द्रव्यमान का अनुपात बताना है। तो देखो, सबसे पहला जो होता है वो हमारा वाटर है। वाटर को हम क्या बोलते हैं, H2O। देखो, वाटर बना किससे है, तो हाइड्रोजन से बना है और ऑक्सीजन से बना है। एक हाइड्रोजन का मास जो होता है वो 1 होता है, एक ऑक्सीजन का मास जो होता है वो कितना होता है, 16 होता है, ठीक है। याद रखना, कल ही टेबल बताई थी। तो अगर एक हाइड्रोजन का मास 1 है तो 2 का कितना होगा, H2O में 2 हाइड्रोजन है, तो 2 × 1। अनुपात बनाना है किससे, ऑक्सीजन, तो एक कितना है, 1 है, 16, तो ये कितना हो जाएगा, 1:8। तो कोई पूछेगा वाटर में क्या अनुपात रहता है, बाय मास। मैं बोल रहा हूँ बाय मास, इसको ध्यान रखना है शब्द को, बाय मास, यानी वजन का अनुपात क्या रहता है हाइड्रोजन ऑक्सीजन का, तो 1:8। उसी प्रकार अगर अमोनिया का बनाएंगे आप लोग, अमोनिया, तो अमोनिया होता है NH3, ठीक है। तो अमोनिया का कैसा होता है, तो आप इसको होमवर्क में करके बताइएगा। उसी प्रकार कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है, CO2, इसका भी एटॉमिक मास वगैरह बताना है आपको, ठीक है। इसको करके बताएंगे तो आपको एक 1:8 मिलेगा, एक 14:3 मिलेगा और एक 3:8 मिलेगा। और आप चाहे तो इसको डायरेक्ट लर्न भी कर सकते हैं, ठीक है। बाकी लर्न करने से ज़्यादा में बेटर यही रहेगा कि आप इसको क्या कर लीजिए, समझ लीजिए, ठीक है। तो ये हमारा 10वां पॉइंट था। अगले पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है। अब कुछ हमारे आयंस होते हैं। आयंस का मतलब होता है आवेश। आयंस का मतलब क्या होता है, आवेश। तो इन आवेशों के हमको नाम याद रखने हैं। एक बार नाम याद रखें, 2 बार रखें, जितनी बार हो सके देखना है, याद हो जाएंगे धीरे धीरे, ठीक है।
तो इसको हम एक एक करके देखते हैं। जो सोडियम आयन होता है वो Na+ होता है। क्यों? क्योंकि सोडियम के बाहरी शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, वो सोडियम उस इलेक्ट्रॉन को दान दे देता है, इसलिए वो Na+ बन जाता है। अगर एक इलेक्ट्रॉन का दान देगा तो Na+ बनेगा। अगर मान लो कोई 2 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा है, मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो वो 2+ बन जाता है। ठीक है, उसी प्रकार एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है तो Al3+ हो जाता है। कहने का मतलब है जो जितने इलेक्ट्रॉन का दान करेगा उसके ऊपर उतने प्लस के साथ संख्या लिख देना है। और अगर कोई उस इलेक्ट्रॉन को ले रहा है तो जितने इलेक्ट्रॉन लेगा वो हमको माइनस के साथ लिखना है। तो देखो एक एक करके, सोडियम जो होता है वो 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा, इसीलिए Na+। पोटेशियम 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, K+। सिल्वर भी 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, Ag+। कॉपर के अंदर 1 लिख रखा है, तो कॉपर जब 1 इलेक्ट्रॉन दान करेगा तो Cu+ कहलाएगा। पहली बात तो याद रखनी। मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, Mg2+। कैल्शियम भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, जिंक भी 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा। आयरन अगर 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा, 2 लिख रखा देखो, तो वो Fe2+ कहलाएगा। अब देखो कॉपर जब 1 इलेक्ट्रॉन का दान कर रहा था तो वो Cu+ कहला रहा था। अगर कॉपर 2 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो Cu2+ कहलाएगा। उसी तरह एल्यूमिनियम 3 इलेक्ट्रॉन का दान करता है, Al3+ कहलाता है। अगर आयरन 3 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो Fe3+ कहलाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि आयरन जो है वो Fe2+ भी कर सकता है, Fe3+ भी कर सकता है। हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन का दान करेगा तो वो H+ कहलाएगा। अगर हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन क्या करता है, किसी से लेता है, ये समझना। अगर हाइड्रोजन किसी से 1 इलेक्ट्रॉन लेता है, H- है, ठीक है, इसका मतलब वो इलेक्ट्रॉन ले रहा है 1 इलेक्ट्रॉन, तो वो हाइड्राइड कहलाएगा। क्लोराइड का मतलब क्या होता है, क्लोरीन जो होगा वो 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ब्रोमाइड जो होता है, ब्रोमीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। आयोडाइड जो होता है, आयोडीन 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्साइड क्या करेगा, ऑक्साइड 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ऑक्साइड क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, ये ध्यान रखना है। सल्फाइड जो होता है 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए H2- हो जाता है। नाइट्राइड जो होता है वो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, इसलिए N3- कहलाता है। उसी तरह अमोनियम जो होता है वो NH4 होता है और प्लस, मतलब वो 1 इलेक्ट्रॉन देगा। हाइड्रोक्साइड का मतलब क्या होता है, OH-, हाइड्रोक्साइड OH-, यानी 1 इलेक्ट्रॉन वो लेगा। ठीक है, नाइट्रेट जो होता है NO3-, ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। हाइड्रोजन कार्बोनेट का मतलब होता है HCO3, तो इस पे भी क्या लगा हुआ, माइनस, यानी ये भी 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। कार्बोनेट को क्या बोलते हैं हम, CO3-2-, यानी ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। ठीक है, उसी प्रकार सल्फाइड क्या होता है, SO3-2-, सल्फाइड क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। सल्फेट क्या होगा, SO4-2-, ये 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। और लास्ट है फॉस्फेट, PO4-3-, यानी ये 3 इलेक्ट्रॉन लेगा। तो इतने नाम हमको याद होने चाहिए क्योंकि हमको केमिकल फॉर्मूला बनाने के काम आते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट जो है वो एको का मतलब होता है प्रतिध्वनि। एको का मतलब क्या होता है, प्रतिध्वनि। मान लो हम पहाड़ पे गए और हम आवाज़ चिल्लाते हैं तो आवाज़ टकरा के हमारी गूंजती है, तो उस क्रिया को क्या बोलते हैं, एको बोलते हैं, यानी प्रतिध्वनि बोलते हैं। ठीक है, अब देखो क्या है, सेंसेशन ऑफ साउंड। हमारा जो दिमाग, हम लोग साउंड सुन रहे हैं कान से, तो हमारे दिमाग के अंदर क्या रहता है, वो साउंड थोड़ी देर तक सुनाई देता है, तो उसको क्या कहा जाता है, सेंसेशन ऑफ साउंड परसिस्ट इन आर ब्रेन फॉर अबाउट 0.1 सेकेंड। पहली बात तो ध्यान रखना है कि जो साउंड हम सुनते हैं हमारे दिमाग में 0.1 सेकेंड तक क्या करता है, परसिस्ट करता है। क्या करता है, परसिस्ट, यानी टिके रहता है। इसे हिंदी में क्या कहेंगे, ध्वनि की अनुभूति हमारे मस्तिष्क में लगभग 0.1 सेकेंड तक रहती है। पहली बात तो ये याद रखनी। दूसरी बात ये याद रखनी है, जो स्पीड ऑफ साउंड है, साउंड की रफ्तार है, वो कितनी होती है, 344 मीटर प्रति सेकेंड। ये ध्यान रखनी है, साउंड की रफ्तार 344 मीटर प्रति सेकेंड होती है। ये भी बात ध्यान हो गई। ठीक है, इसके अलावा क्या याद रखना है अपने को ये याद रखना है कि जो सामने पहाड़ है या जो भी सामने हमारे तत्व है वो कितनी दूरी पे होना चाहिए, 17.2 मीटर की दूरी पे होना चाहिए। क्या क्या बोला समझो। सबसे पहले तो हमारे को जो साउंड सुनाई देता है दिमाग में वो 0.1 सेकेंड तक सुनाई देता है। दूसरा हमको याद रखना है कि जो साउंड की रफ्तार होती है 344 मीटर पर सेकेंड होती है। तीसरा, हमारे सामने कोई भी चीज़ या ऑब्स्टेकल है या पहाड़ है वो हमसे 17.2 मीटर की दूरी पे हो
ठीक है। तो अगर हम कोई आवाज़ लगाएंगे तो वो हमको आवाज़ कैसे सुनाई देगी, एको सुनाई देगी, यानी टकरा के हमको आवाज़ आएगी, ठीक है। तो उसके लिए ये 3 चीज़ें ज़रूरी है। एक और बात याद रखना है कि एको के लिए जो दूरी होती है, दूरी वो कभी बदल सकती है टेम्परेचर ऑफ एयर के हिसाब से। क्यों? क्योंकि टेम्परेचर ऑफ एयर के साथ से क्या होता है, स्पीड ऑफ साउंड चेंज होता है, हमारी ध्वनि की रफ्तार क्या होती है, चेंज होती है। इस कारण ये 17.2 मीटर जो होता है ये आगे पीछे भी हो सकता है, लेकिन हमको स्टैंडर्ड याद रखना है 17.2 मीटर। इतना मीटर की डिस्टेंस होगी तो हमको एको सुनाई देगी, ठीक है। चलिए इसी के साथ हमारा वीडियो क्या होता है, समाप्त होता है। आपको ये पॉइंट्स हमारे कैसे लगे आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको कैसा लगा। अगर आपको वीडियो में कुछ दिक्कत लगे या कुछ वीडियो में कमी लगे तो भी आप कमेंट करके सजेस्ट जरूर करें कि हम वीडियो को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करें, यहाँ पे आपको प्रैक्टिस पीडीएफ मिलेगी। इसके अलावा जो भी वीडियो देख रहे हैं इसकी भी पीडीएफ मिलेगी। मैथ्स वगैरह की आप प्रैक्टिस पीडीएफ लगा के कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आप स्कोर कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो उसको शेयर ज़रूर करें, इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि आगे हम और वीडियोस ला सकें। चलिए वीडियो को ख़त्म करते हैं, धन्यवाद।